हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चलते हैं एग्रीकल्चर के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि क्रॉप्स से रिलेटेड है। और जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रॉप्स की। तो देखिए, क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। फूड क्रॉप्स होती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं, और ब्रिवरेज क्रॉप्स होती हैं। देखिए, फूड क्रॉप्स में फूड ग्रेन्स आ जाते हैं, जिसको हम अनाज कहते हैं। वीट, राइस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फूड ग्रेन्स में आती हैं। नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं, ये उगती तो हैं लेकिन ये खाने के काम नहीं आती हैं, इसलिए इसे नॉन फूड क्रॉप कहा जाता है, जिसमें रबर भी आता है, कॉटन भी आता है, जूट भी आता है। और हमारी दो ब्रेवरेज क्रॉप्स जो हैं वो हैं टी एंड कॉफ़ी। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स एंड ब्रेवरेज क्रॉप। देखिए, तीन हमारी नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो हैं रबर, कॉटन एंड जूट। रबर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है। कॉटन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में होता है। और जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में होता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही हैं। और जूट जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसके प्रोडक्शन के लिए पानी काफ़ी ज़्यादा लगता है, जो हमें हुगली बेसिन से मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं। देखिए, अब चलते हैं हम फाइबर, गोल्डन फाइबर पे। देखिए, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है इसकी उगाई के लिए, वो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब गर्म भी होना चाहिए और थोड़ी सी नमी क्लाइमेट में होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा फ्लड प्लेन एरियाज़ जो होते हैं उनमें उगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल में कैपेबिलिटी होती है अपने आप को रिन्यू करने की एवरी ईयर। तो इस तरह की सॉइल में ये उगाया जाता है। इसके यूजेस देखिए, इसकी कमर्शियल वैल्यू है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए ये बहुत काम में आता है। लोग व्यापार कर रहे हैं जूट में। ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है बहुत सारे फार्मर्स का। और इससे रोप्स, रस्सियाँ, कारपेट, गनी बैग्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये है हमारे गोल्डन फाइबर के बारे में, जूट। और इसकी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में आपको ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में बता चुकी हूँ। तो अगर आपसे जूट के बारे में पूछा जाता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, फॉलोड बाय प्रोड्यूसर्स। कॉटन का हमने प्रोड्यूसर्स तो अभी कर लिए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। लेकिन इसकी जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, देखिए ये जो है कॉटन की खासियत ये है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में उग सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया का मैप देखें, वैसे आपको बहुत सारे टीचर्स ने ये बात बताई होगी, बट मैं भी बता देती हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने की। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया होता कौन सा है? देखिए, इंडिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो इस तरह का होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ऊपर वाला एरिया सब ट्रॉपिकल है और नीचे वाला जो एरिया है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। और कॉटन में ये कैपेबिलिटी है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में उग सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। आपने देखा होगा अपने घर में राई, जीरा, सौंफ, ये जो सब चीज़ें होती हैं, ग्राउंड नट, कोकोनट, सरसों, ये जो होती हैं ये सारी चीज़ें ऑयल सीड्स की कैटेगरी में आती हैं। तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, आप एग्जांपल दे सकते हैं, ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड, सीसमम। ठीक है, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? दे आर ईडेबल, ये खाने के काम आते हैं, ये कुकिंग मीडियम के काम आते हैं। इनसे जो ऑयल निकलता है उसे पेंट्स में डाला जाता है, सोप्स में डाला जाता है, परफ्यूम्स में डाला जाता है। और जो ऑयल केक्स तैयार होते हैं उन्हें एज अ फर्टिलाइज़र भी काम में लिया जाता है। तो अगर ऑयल सीड्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब मैं चलती हूँ वीट के लिए।
देखिए वीट जो है उसके लिए टेम्परेचर कूल एंड मॉइस्ट होना चाहिए जब ये ग्रो हो रहा हो, लेकिन जब बीज पकने लगते हैं वीट के तो वार्म और ड्राई वेदर इसको चाहिए। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जब इसकी ग्रोथ हो रही हो तो इसको कूल और मॉइस्ट वेदर चाहिए, लेकिन जब इसकी राइपनिंग हो रही हो, पक रहा हो, तो वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए। वीट के लिए हमें रेनफॉल चाहिए होता है 50 to 75 सेंटीमीटर। और रेनफॉल कैसे रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पर, 15 दिन सोइंग के बाद और राइपनिंग से पहले 15 दिन, इतनी अगर बारिश हो जाती है तो ये वीट के लिए सफिशिएंट है। वीट जो है वो लूमी सॉइल और ब्लैक सॉइल में, दोनों सॉइल्स में उगाई जा सकती है। इसके इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड मध्य प्रदेश। मैं फिर वापस से रिमाइंड करना चाहूँगी कि किसी भी तरह की शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि स्पेलिंग्स पूरी लिखें, किसी भी तरह की शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें। फिर हम चलते हैं राइस की तरफ। देखिए राइस जो है वो एक खारिफ क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। मतलब ऐसे इलाके जहाँ नमी रहती हो, बारिश बहुत तेज़ होती हो, ये लेस रेनफॉल एरिया में भी उगाई जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छी उगती है राइस। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, इन सब जगहों पर राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। और राइस का ही दूसरा नाम पैडी है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें। अब हम चलते हैं पल्सेस की तरफ, जिन्हें हम दाल कहते हैं। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में पल्सेस उगती हैं और कंज्यूम होती हैं। पल्सेस एक वेजिटेरियन आदमी की डाइट में प्रोटीन का सोर्स है। मेन पल्सेस जो हमारे देश में उगती हैं वो हैं अरहर, उड़द, मूंग एंड ग्राम। ग्राम मतलब हो गया चना। उसके अलावा इनको मॉइस्चर कम चाहिए होता है, ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है। उसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से लाना हो तो पल्सेस को उगाया जा सकता है। और पल्सेस हमेशा दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में उगती हैं। इट मीन्स एक बार एक क्रॉप उग गई, कोई बड़ी क्रॉप, तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ दालें उगा दी जाती हैं। इस तरीके से रोटेशन में पल्सेस उगती हैं। इनके प्रोड्यूसर्स हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये है पल्सेस के बारे में। फिर हम चलते हैं टी के बारे में, जो हमारी ब्रेवरेज क्रॉप है। तो टी जो है वो एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। प्लांटेशन वो होता है सिस्टम जहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, उसे प्लांटेशन कहा जाता है। हमारे देश में इनिशियली चाय को लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, लेकिन आज इंडियंस के पास सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन गार्डन्स हैं। जो हमारी टी है वो भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेट में उगने के लिए केपेबल है। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है और चीप और स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा यहाँ मेन प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं? आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इन सब जगहों पर टी उगती है। 2018 का अगर रिपोर्ट देखें तो टी जो है उसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना गया है आफ्टर इंडिया को। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना गया है टी का आफ्टर चाइना। तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉफ़ी की तरफ। देखिए कॉफ़ी जो है इंडिया की वो वेल नोन मानी जाती है अपनी गुड क्वालिटी के लिए। पहले एक कॉफ़ी आई थी हमारे देश में यमन से, अराबिका नाम की, और आज वो कॉफ़ी हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
सबसे पहले कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में बाबा बुदान हिल्स में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में भी ये प्रोडक्शन हो रहा है। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जिस तरीके से हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाते हैं उस तरीके को, उस आर्ट को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 2018 की रिपोर्ट से अगर देखें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आफ्टर चाइना। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स का। मतलब ट्रॉपिकल एरिया में जो फ्रूट्स उगते हैं और टेम्परेट रीजन्स में जो फ्रूट्स उगते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है उसका। देखिए मैंगोज़ जो हैं वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ऑरेंजेस सबसे ज़्यादा फेमस है नागपुर एंड चेरापूंजी के, प्रोडक्शन इनका मेन यहाँ होता है। उसके अलावा बनानास जो हैं वो केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। लीची एंड गुआवा, अमरूद, ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार के हैं फेमस। पाइनएप्पल्स मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। और एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, ये मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ग्रो होते हैं। फिर हम चलते हैं मिलेट्स पे। हमारे 3 मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये कोर्स ग्रेन्स हैं, इनका दाना मोटा होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत हाई है, बहुत पौष्टिक रहते हैं। ज्वार के प्रोड्यूसर्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा का प्रोड्यूसर है राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। और रागी के प्रोड्यूसर्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। जिसमें देखिए ज्वार का मेन प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, बाजरा का मेन प्रोड्यूसर है राजस्थान और रागी का मेन प्रोड्यूसर है कर्नाटका। तो इस तरीके से आप मिलेट्स के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम मेज़ के लिए, जिसे हम एक तरीके से मक्का भी कहते हैं। तो मेज़ जो है वो एज अ फॉडर एंड फूड दोनों तरीके से काम आता है, खाने के भी काम आता है और चारे के भी काम आता है। ये खारिफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में ये रबी सीज़न में ग्रो होती है। ये ओल्ड एलुवियल जो सॉइल है भांगर, उसमें सबसे अच्छी उगती है। इसके लिए हम मॉडर्न इनपुट्स को HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन सब चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे इसका बेटर प्रोडक्शन हमें मिल सके। और इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर। ये कंटेंट जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है इस वीडियो में और मेरे प्रीवियस एग्रीकल्चर के वीडियो में, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन NCERT। मैं NCERT के अलावा कुछ भी टच नहीं करती हूँ। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ। I will be very thankful. I will be very happy to help out more and more students. Bye. Take care. God bless you all.